नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो है अध्याय नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी, कक्षा 7। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी यहाँ पर विद ट्रिक कराई जाएगी। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कोई डाटा होगा वहाँ ट्रिक यूज़ करेंगे हम, ताकि आपको एनसीईआरटी एक ही बार पढ़ने में अच्छे से हो जाए, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। शतल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। शतल मंडल है जो अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसे क्या कहा जाता है? शतल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती रहती हैं? घूमती रहती हैं। यानी जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, वो सारी प्लेटें चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, यानी प्रत्येक वर्ष ये प्लेटें हैं केवल कुछ मिलीमीटर ही चल पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा, पिछले इसमें पढ़ा हमने, में होने वाली गति के कारण जो मैग्मा है इसमें गति होती है। इस गति के कारण ही इन प्लेटों में गति होती है। याद रखेंगे, जो पृथ्वी के अंदर या स्थल मंडल के अंदर जो प्लेटें हैं, प्लेटों में गति का कारण क्या है? पिघला हुआ मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, और जब ये वृत्तीय रूप में घूमता है तो प्लेटें भी वृत्तीय रूप में ही घूमती हैं मैग्मे के साथ। एक क्रियाकलाप में दिखाया गया है, देखेंगे क्रियाकलाप में। इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि एक पानी है, जब इस पानी को गर्म किया जाता है तो इस पानी में एक गोली डाल दी जाती है प्लास्टिक की, और ये गोली क्या है कि चारों मूवमेंट करती है पानी में गोलाई के रूप में। इसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर तल मैग्मा है उस पर भी प्लेटें इसी प्रकार से गति करती हैं जैसे गर्म पानी में गोली गति करती है। यहाँ पर यह बताया गया है। प्लेट की इस गति, यानी जो प्लेट की गति है, इसके कारण जो पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी जिन बलों के कारण ये गति होती है उन बलों को विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी ये गतियाँ जो पृथ्वी में प्लेट हैं, प्लेटों में गति किस कारण से होती हैं? जो बल है उस बल को आगे बांटा गया है दो भागों में। जो बल आंतरिक होते हैं, यानी तो जो बल पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर्जातीय बल या एंडोजेनेटिक बल। एंडो का मतलब कि आपको पता है क्या होता है? अंदर होता है। जो बल पृथ्वी के सतह पर यानी बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहिर् जनित कहा जाता है। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर जाना, यानी जो बाहर के बल हैं उनका कहते हैं। अंतर्जातीय बल कभी आकस्मिक गति के उत्पन्न करते हैं तो कभी गति धीमी करते हैं। जो अंदर के बल हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, या और भी बल हो सकते हैं, ये गति कभी तो अचानक तेज कर देते हैं या कभी कम कर देते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, जैसे आपको मैंने बताया था, आकस्मिक गति का कारण है। नहीं, आकस्मिक क्या होता है? अचानक होने वाली प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि करते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर घटित होती है, लेकिन जब पृथ्वी की सतह है उस पर अत्यधिक क्या करते हैं? हानि करते हैं। कौन? अंतर्जातीय बल। यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ दिखाई गई हैं। अंतर्जातीय बल देख लीजिए कौन कौन से हैं। आकस्मिक हो सकते हैं यानी अचानक घटने वाले, और पटल विरूपण, पर्वत निर्माण प्रक्रिया। जो पटल विरूपण है इसके कारण पर्वत निर्माण होता है। आकस्मिक में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। भूस्खलन भी जो अंदर की प्रक्रिया के कारण घटते हैं, या तो धरती के अंदर भूकंप आ जाए या कोई और हलचल हो जाए। बहिर्जनित बल कौन से होते हैं? जो पृथ्वी पर बाहर कार्य करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के दो काम हुए हैं। नदी या बहता जल क्या करेगा? अपर्दन भी करेगा और निक्षेपण भी करेगा। इसी प्रकार पवन अपर्दन भी करेगी और निक्षेपण भी। इसी प्रकार समुद्र तरंग, इसी प्रकार हिमनद करेगी। आगे इधर दिखाया गया है बॉक्स में, शतल मंडलीय प्लेट। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें और असमान आकार की प्लेटें होती हैं। यानी पृथ्वी है जो, या भूपर्पट्टी है, इसके अंदर कुछ छोटी कुछ बड़ी प्लेटें होती हैं, असमान होती हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, जिन पर महाद्वीपीय और महासागरीय सतह टिकी हैं। यानी महासागर और महाद्वीप किन पे टिके हैं? प्लेटों पे टिके हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। ज्वालामुखी एक भूपर्पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है। जैसे छिद्र है, ज्वालामुखी का छिद्र है खुला, जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। पिघले हुए पदार्थ में क्या होते हैं? मैग्मा होता है।
इधर दिखाएंगे शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। एंडो मतलब अंत यानी अंदर, एक्सो बाहर, जेनिक का मतलब क्या होता है उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। आप एग्जाम में पूछा जा सकता है ये शब्द। इसी प्रकार सतल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में कमी आती जाती है। यहाँ पर भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप कैसे आता है। जो सतली प्लेटें हैं वो गति करती हैं, वो गति करने के कारण जब आपस में कहीं टकरा जाती हैं तो पृथ्वी में क्या हो जाता है, हलचल पैदा हो जाती है। उसे क्या होती है, पृथ्वी में कंपन होती है। उस कंपन को भूकंप कहते हैं। यह ऊपर पट्टी के नीचे आरंभ होता है और जहाँ पर यह आरंभ होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, यानी जहाँ से जन्म लेता है, जहाँ से पैदा होता है भूकंप, उस स्थान को बोलते हैं उद्गम केंद्र। और आगे क्या है, जो निकटतम स्थान जहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ सबसे पहले पहुँचा, इस स्थान को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। और फिर सबसे अधिक नुकसान यहीं पर होगा। इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आगे पीछे तो इस पर नुकसान कम होता जाएगा, यानी इसकी गति कम हो जाएगी। सबसे अधिक गति यहाँ पर होती है। यहाँ पर ये बात बताई गई है इस पैरा में, देख लीजिए। एक भूकंप की उत्पत्ति बताई गई है। ये क्या है, यहाँ पर भूकंप पैदा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र। सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे भूकंप तरंग, यहाँ पर पहुँचे सबसे पहले, ये क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है भूकंप के उद्गम केंद्र कहते हैं। इधर क्या दिखाया गया है, जो भूकंपीय तरंगे हैं 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी को बोला जाता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, सीधी। अनुप्रस्थ ऐसी। फिर कैसी होती हैं, पृष्ठीय, जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से याद करने का प्रयास करें, यानी बच्चों की बात है ये। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित ही कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे, जानवरों के व्यवहार से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरती से निकलना। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी धरती से बाहर आ जाते हैं जब भूकंप आने की संभावना हो। गुजरात के भुज में आया था भूकंप, देख लीजिए। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, ये सब इमारतें ढह गई थी। गुजरात के भुज में भूकंप में झटके, शहर में आग लगी। 26 जनवरी, देश 26 जनवरी का जश्न मना रहा था। उसी समय 2001 में क्या हुआ, भुज में एक बहुत भयंकर भूकंप आया जिसके रिक्टर पैमाने पर स्केल की तीव्रता 6.9 थी। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूल क्यों हुए, क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल में थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों की मृत्यु हो गई थी और 31 शिक्षक मर गए थे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया था, इतना भयंकर काम हो गया था। भूकंप का मापन यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेफी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम हो उसका प्रभाव नहीं होता है पृथ्वी पर। जिसके भूकंप की तीव्रता 5.0 से अधिक होती है वो क्या करता है, पृथ्वी पर हानि पहुंचाता है। भूकंप की तीव्रता 6.0 होने पर, उससे अधिक होने पर बहुत शक्तिशाली हो जाता है और 7 वाले तो और भी शक्तिशाली होंगे। भूकंप लेके याद रखेंगे, भूकंप मापने के लिए है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके। भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग से, चिमनी से, टूट सकने वाली खिड़कियों से, दर्पण से, तस्वीर के फ्रेम से, इनसे दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के साथ जागरूकता फैलाएं। यह एक आपदा है, इसका सामना डट के करें।
मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय अपर्दन नामक दो उपक्रमों से, यानी अपक्षय और अपर्दन नामक दो उपक्रमों से दृश्य भूमि लगातार विघटित हो रही है, यानी दोनों भूमि को क्या करते हैं, हार्श करते हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है, यानी कोई सेल है, ये सेल जब टूटेगी छोटे छोटे कणों में तो इसे क्या बोला जाएगा, अपक्षय बोला जाएगा। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसी विभिन्न घटनाएं होती हैं, इससे क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है, मिट्टी को कटाव कर देता है, लेकिन अपक्षय में मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। और अपर्दन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा। वायु, जल और आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी वायु है, जल है, हिम है, ये जो मिट्टी है इसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसे अपर्दन बोलते हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं और यहाँ से अपर्दन किया, यहाँ पर इसका जमा कर दिया, इस जमा करने को क्या कहते हैं, निक्षेपित कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, यानी अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर स्थलाकृति कुछ और बनेगी, यहाँ पर स्थलाकृति कुछ और बनेगी, क्योंकि यहाँ पर निक्षेपण हुआ है, यहाँ से अपर्दन हुआ है। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जो भूमि है इसका अपर्दन होता है नदी से। दृश्य भूमि कौन सी होती है, जिसको हम देख सकते हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहाँ पर जलप्रपात बनाती है, जैसे नीचे दिखाया गया है। ये यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ पर कैसी चट्टान आई, कठोर चट्टान आई, और आगे कैसी थी, नरम चट्टान थी। इस चट्टान का नदी ने अपर्दन कर दिया, इस कारण से नदी यहाँ पर नीचे हो गई, लेकिन ये कठोर चट्टान है, इसका नदी अपर्दन नहीं कर सकती है, तो नदी यहाँ से गिरने की नीचे, तो इसे बोलते हैं जलप्रपात। कठोर शैल ये रही, जल ये रहा, और शक्ति द्वारा काटे गए जो कमजोर शैल है वो ये यहाँ पर है। आगे है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। यदि यहाँ पर मोड़दार मार्ग में बहती है, देख लीजिए कहाँ पर, मैदानी क्षेत्र में नदी किस रास्ते पर बहती है, कैसे बहती है, मोड़दार। नदी के इन्हीं बड़े मोड़दारों को विसर्प कहते हैं। ये बड़े मोड़ हैं जो ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, इनको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, मोड़ों को। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन होता रहता है, यहाँ पर लगातार अपर्दन होता रहता है, ये दिखाया गया है जो मटमैले रंग में। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है, यानी सिरा नज़दीक आता जाता है। इस प्रकार से सिरा कट जाता है, जैसे ये सिरा कटा हुआ है, जो ये सिरा कट जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे चाप झील कहा जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब नदी अपने तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों से बहने लगती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी जमा हो जाती है, यानी जो बाढ़ के कारण आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी जमा हो जाती है नदी के द्वारा, अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद बोलते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है, यानी समतल उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, जिसे खादर कहा जाता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। देख लीजिए यहाँ पर दिखाए गए ये विसर्प हैं और ये तटबंध हैं। जब ये तटबंध टूट जाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, पानी फैल जाता है। ये चाप झील है। इस बॉक्स में क्या बताया गया है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में एंजेल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, एंजेल है, वेनेजुएला में है।
अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। कौन सा? निग्रियात जलप्रपात। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एंजल कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा है। और नेग्रियात जलप्रपात कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है। ये दोनों देश कहाँ पर हैं? अफ्रीका में हैं। जिनको वितरिकाएं कहते हैं, ये नदी मुख्य नदी है, ये वितरिकाएं हैं और ये समुद्र हैं। समुद्र में मिलने से पहले नदी छोटे छोटे शाखाओं में बंट जाती है। इन शाखाओं को क्या बोला जाता है? वितरिकाएं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे को जमा कर देती है, निक्षेप कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है। सभी मुहानों के अवसादों के संगम से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण कौन करती है? नदी करती है। कब करती है? समुद्र में गिरने से पहले। समुद्री तरंग के कार्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तटीय मेहराब और समुद्री गुफा। स्टैक याद रखेंगे तीनों के तीनों, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक विशेषकर रखेंगे। एग्जाम में पूछा गया था कि स्टैक का निर्माण कौन करते हैं? समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ये समुद्री तरंग है जो अपर्दन भी कराएंगे, निक्षेपण करेंगी और तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगी। समुद्री तरंगें लगातार सैलों का टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देख लिया यहाँ पर बताया गया है कि समुद्री लहरें हैं जो लगातार काटती रहती हैं, दरार बना देती हैं और दरार धीरे धीरे बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। उसे समुद्री गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इन्हें केवल छत ही बच जाती है। यानी धीरे 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 ये गुफा क्या है? और गहरी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। लास्ट में इनकी छत ही बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब कहा जाता है। आगे क्या है? लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है। लगातार अपर्दन से छत भी टूट जाती है, केवल दीवारें बच जाती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो समुद्री गुफा है इसका निर्माण कैसे होता है। समुद्री तरंग हैं, इनके द्वारा जो सतलीय तट हैं उनको काटा जाता है, उनकी दरार विकसित हो जाती है और दरार धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होने से गुफा बनती है, फिर गुफा को भी काटती रहती है। गुफा से फिर क्या बनता है? मेहराब बनता है। मेहराब के बाद फिर मेहराब को भी काट दिया जाता है, केवल दीवारें बच जाती हैं। इन दीवारों को स्टैक कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो समुद्री तरंग है क्या करती हैं? यहाँ पर इसको काटती रहती हैं तो क्या बनता है? बन जाते हैं, समुद्री गुफा बन जाती है। यहाँ पर सबसे पहले जो समुद्री लहरें हैं, ये तट है पूरा, ये तट है। समुद्री लहरें सबसे पहले इस तट को काटती हैं, काटती रहती हैं, फिर बड़ा बन जाता है। बड़ा बन जाने के बाद क्या बन जाती है? गुफा बन जाती है, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा के बाद फिर क्या होता है? ये छत बच जाती है, ये बसरी, और यहाँ से रास्ता बन जाता है, तो यह क्या बन जाता है? तटीय मेहराब बन जाता है। फिर लास्ट में जब ये भी गिरा दी जाती हैं और केवल सतम बच जाते हैं, इन सतमों को क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले समुद्री गुफा बनती है, उसके बाद तटीय मेहराब, तीसरा नंबर स्टैक बनते हैं। आपको स्टैक का पता चल गया क्या होते हैं। आगे समुद्री जल के ऊपर, यानी समुद्री जल है जो इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलों के तट, यानी ऊंचे उठे हुए सैलों के तट हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समुद्र भर्गु कहा जाता है। यानी समुद्र है, इसके ऊपर जो उठे हुए स्तंभ होते हैं, इन्हें सैलों के टुकड़े होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समुद्री भर्गु कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं ये। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, यानी जो किनारे हैं यहाँ पर, जो समुद्री तरंगें यहाँ पर अवसाद जमा कर देती है, इस समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। यानी समुद्री पुलिन का निर्माण किससे होता है? समुद्री लहरों के निक्षेपण से, अवसाद से होता है, याद रखेंगे। आगे हिमनद के, यहाँ पर हिमनद दिखाया गया, देख लीजिए क्या क्या कार्य करता है। हिमनद
अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। किसकी होती हैं? बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलेशिया में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलेशिया में मिट्टी पत्थरों से भूदृश्य अपरदन करती है। यानी जो हिमनद है या हिमानी है वो अपने नीचे जो कठोर चट्टानें होती हैं यहाँ पर छोटे छोटे गोलेशिया आकार के टुकड़े बना देती है, गोलेशिया आकार की मिट्टी बना देती है और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलेशिया मिट्टी द्वारा पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, यानी हिमनद बहुत गहरे गहरे गर्तों का निर्माण कर देती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। जो पर्वत हैं यहाँ पर जो गर्त बन जाती है उन गर्तों में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। बाद में हिम पिघलने के बाद वहाँ पे एक सुंदर झील का निर्माण होता है। कहाँ पर? जहाँ पर बर्फ पिघली है वहाँ पर। हिमनद के द्वारा लाए गए पत्थर या छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी के निक्षेप होते हैं। इसे हिमोड कहते हैं। यानी जो हिम नदी जो निक्षेपण करती है उसे हिमोड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे शैल के टुकड़े हो सकते हैं, पत्थरों के टुकड़े हो सकते हैं, रेत हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया जो झील का निर्माण किस प्रकार करती है हिम नदी। अपरदन के द्वारा पहले तो गड्ढा बना देगी, फिर गड्ढा में जो बर्फ रह जाएगी वो बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघलने से वहाँ पर क्या बन जाता है? झील बन जाती है। यहाँ पर पवन के कार्य दिखाए गए हैं। पवन कैसे अपरदन करती है? ये क्या है? रेगिस्तान है। कहाँ पर? अपने राजस्थान की बात है ये। क्या आपने कभी रेगिस्तान वो बालू के टिब्बों को देखा है? हाँ देखा है, हमारे गांव में भी बालू के टिब्बे हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण करता है। राजस्थान में जो पवन है अपरदन में निक्षेपण दोनों काम करती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। यानी छत्रक के आकार के सेल कहाँ पे मिलती हैं? राजस्थान में मिलती हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। छत्रक सेल किसे कहा जाता है? कहाँ मिलती है? आपने पता चल गया है। छत्रक सेल कहाँ मिलती हैं? बालू के टिब्बों में मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं। निर्माण कौन करता है? पवन द्वारा किया जाता है। आगे है पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है, इसीलिए ऐसी सेल का निर्माण होता है। यानी जो पवन है अपरदन के द्वारा छत्रक सेल का निर्माण करती है। कैसे? यहाँ पर ये ऐसे होती है छत्रक सेल, यहाँ से तो पवन काट देती है लेकिन ऊपरी भाग बड़ा रह जाता है, इसे बोलते हैं छत्रक सेल, यानी छतरी के आकार की हो जाती है। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जब पवन बहाव रुक जाता है तो रेत का निक्षेपण हो जाता है, छोटी सी पहाड़ी का निर्माण हो जाता है रेत से। इसे क्या बोलते हैं? बालू का टिब्बा बोलते हैं। बालू का टिब्बा किसके द्वारा बनता है? पवन द्वारा निक्षेपण से। इसे छोटी पहाड़ी बोल सकते हैं। और छत्रक सेल किसके द्वारा बनती है? पवन अपरदन के द्वारा। जो नीचे की सेल काट दी जाती है, ऊपर छतरी के आकार की सेल बच जाती है। जब बालू कण महीन हल्के होते हैं, बालू इनका उठाकर अच्छा दूर ले जाती है। जब इन्हें बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोएस कहते हैं। लोएस चीन में विशाल लोएस निक्षेप हैं। जब बिल्कुल महीन कण होते हैं, पवन उन्हें उठाकर बहुत दूर ले जाती है, उनका जमा कर देती है, तो उसे बोलते हैं लोएस। लोएस के मैदान कहाँ पर हैं? चीन में हैं। आगे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कौन सी समुद्र की विशेषता नहीं है? आपको पता है समुद्री गुफा बनती है और किनारा भी बनता है, लेकिन सेल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। हिमनद की विशेषता है, पुलिन किसका है? समुद्र का है, निक्षेप के बाद बनते हैं। बाढ़कृत मैदान कौन बनाती है? नदी बनाती है। हिमोड का निर्माण कौन करती है? निक्षेपा करती है। ये किसकी है? हिमनद की। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? बाढ़कृत मैदान धीरे धीरे होता है, वलन भी धीरे धीरे पड़ते हैं, लेकिन ज्वालामुखी और भूकंप दो हैं जो आकस्मिक गतियों के कारण होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। छत्रक सेलों का निर्माण कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। छत्रक सेल कैसी होती है? आपको मैंने बताया था ऐसी होती है छत्रक सेलें, ये ऐसे। यहाँ से तो पवन काट देती है, लेकिन ऊपरी चट्टान कठोर होती है, ये पवन पे नहीं कटती। इस प्रकार छतरी के आकार की सेल बन जाती है।
चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिम नदी में बिल्कुल नहीं मिलेगी चाप झील, क्योंकि यहाँ तो हिम नदी के द्वारा पर्दन होता है, पर्दन के द्वारा एक गड्ढा बन जाता है, गड्ढा में बाद में झील बन जाती है। चाप झील नदी घाटी में बनती है, और रेगिस्तान में तो चाप झील का काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो नदी की सलाह करती है। आगे मिलान चिन्ह दिखाए गए हैं। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही मिलान कर दिया है। हिमनद किसका है? हिम नदी विसर्प नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। पुलिन कहाँ मिलती हैं? समुद्र तट पर मिलती हैं। और बालू टिब्बा कहाँ है? रेगिस्तान में है। जलप्रपात कहाँ आता है? जहाँ पर कठोर शैल होती है। और भूकंप कहाँ आते हैं? पृथ्वी के कंपन में आते हैं। ये समुद्र भृगु बच गया, और कौन सा बचा है? क्षैतिज शैल। ये किसके हैं? ये रेगिस्तान में मिलता है। पवन के द्वारा क्या किया जाता है? अपर्दन के द्वारा। और समुद्र भृगु जो तरंगे होती हैं, वो तरंगे अपर्दन के द्वारा का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।